बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन राना अब्दुल समीद तमाम शुरा वेबिनार को खुशामदीद कहता हूँ। गुजारिश करता हूँ, इल्म बांटने से बढ़ता है। मौजूदा कवानीन और नए आने वाले कवानीन पर ऐसे तालीमी सेशन ज़रूर होने चाहिए। मैं तमाम बाज़ के ओहदेदारान को शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर अपने सीनियर्स आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, अब्दुल कादिर मेमन साहब, मोहम्मद नईम शाह साहब, राना मुनीर हुसैन साहब, हबीबुर रहमान ज़ुबैरी साहब, ज़ाहद अतीक साहब, कमर साहब, फरहान शहजाद साहब, साहिवाल से गफ़ार हुसैन साहब, नज़ीर चुगताई साहब, फैज़ुल हसन गिलानी साहब, मोइनुद्दीन साहब, जावेद इकबाल साहब और दीगर सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन सीनियर्स का मैं नाम नहीं ले सका, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने और साथियों से मुझे मज़ीद रहनुमाई, मोहब्बत, शफ़क़त की ज़रूरत रहेगी। मैं यहाँ पर फरहान शहजाद साहब और कारी ज़ुहैबुर रहमान ज़ुबैरी साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी काविशों से यह वेबिनार मुनक़्क़द करना मुमकिन हुआ। इस दुआ के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा और ना बिछोना रहे। जज़ाकल्लाह। अब मैं आज के स्पीकर शाइस्ता गुफ्तार, धीमा अंदाज फरहान शहजाद, जनरल सेक्रेटरी PTPA साहब से गुजारिश करता हूँ, आज के टॉपिक DNFBP पर सेर हासिल गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब फरहान शहजाद साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब करीम का और अपने माँ बाप की दुआओं का। मेरे उस्ताद मोहतरम राना मुनीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी शफ़क़त का। हमें क्योंकि मुसलसल यहाँ पे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंटरप्शन बार बार थी। इससे पहले भी क्योंकि हम पाकिस्तान टैक्स बार के फ़ोरम से वेबिनार करते रहे, लेकिन आज तक ये मसला नहीं था। लेकिन लाहौर में पिछले चंद दिनों में आप सबके इल्म में है कि वो कुछ मसाइल की वजह से आज ये नेटवर्क का और मोबाइल का, इंटरनेट का इशू वो सब के साथ है। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो अपनी आवाज़ है और अपनी ये प्रेजेंटेशन है वो पहुंचा सकें। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये शेयरिंग ऑफ व्यूज़ है। क्योंकि साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने शेयर करने की कोशिश की कि जो चंद मसाइल हैं, तो हमने फिर उसको यही सोचा दोबारा कि इसी के साथ साथ मेरी भी इसमें इस्लाह हो जाएगी। हम इस लॉ को तफसील से पढ़ लेंगे। इससे पहले क्योंकि सिर्फ सुनते आए और हमने उसमें कभी भी प्रैक्टिकली अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन साहब का, मोहम्मद नईम शाह साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, और आफ्ताब नागरा साहब प्रेसिडेंट हैं। ये मेरे दाएं जानब सोहेल अख्तर साहब, आशिक अली साहब, शहबाज सदीक साहब, अली तुराब साहब, ये तमाम दोस्त। और स्पेशली थैंक्स टू द कारी हबीबुर रहमान ज़ुबैरी एंड ज़ुहैबुर रहमान ज़ुबैरी आपका टेल मीडिया का, जिन्होंने हमेशा ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के फ़ोरम के लिए ये दरवाज़े खुले रखे, और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन भी इसके साथ मिल के भी पिछले सालों में ये जॉइंटली सेशन करते रहे। तो आज भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ व्यूज़ है कि जिसके लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हमारी और आपकी बीइंग एज ए कंसल्टेंट इसमें क्या ज़िम्मेदारी है। और आज तक जो हमने कोशिश की वो यहाँ लाहौर में, वो पहले भी आपके साथ आफ्ताब नागरा साहब ने शेयर किया कि हमने जो अहमद कमाल साहब हैं डायरेक्टर I&I, उनके साथ ये कोशिश की जो तमाम एडवोकेट्स हैं उनको अगर कंपलसरी रजिस्टर्ड किया गया है तो वो तमाम लिस्ट हम उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं बार एसोसिएशन के लेवल पे भी। और मुझे अभी तक सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की लिस्ट मौसूल हुई हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि तमाम दोस्त, तमाम बार एसोसिएशंस जो मुझे सुन रहे हैं, वो अगर कंपलसरी रजिस्टर्ड गलती से भी हो गए हैं तो काइंडली अपनी लिस्ट अपनी बार एसोसिएशन के तवसत से अपने लेटर हेड पे एक ही लिस्ट में काइंडली कंपाइल करके भेजें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि हम उन्हें एक एक नाम बार बार दे रहे हों। तो इसी हवाले से हमने ये कोशिश की कि आज हम जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और DNFBPs जो
इसको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझें कि हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और हम इसमें अपने क्लाइंट को, अपने साइल को, टैक्स पेयर को, और उसके अलावा जो अदर दैन टैक्स पेयर्स भी लोग हैं वो भी इसमें क्योंकि फॉल करेंगे, तो उनको कैसे इसमें गाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आज तक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 आने के बाद जो इसमें सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है वो इसके रूल्स आज तक फ्रेम नहीं हो सके। और इस सिलसिले में हमने लास्ट टाइम भी जब ये लाहौर में सेमिनार हुआ था तो हमने डायरेक्टर साहब के इल्म में ये बात लाई थी कि जब तक ये रूल्स फ्रेम नहीं होते, इसका रजिस्ट्रेशन, इसका डी रजिस्ट्रेशन, इसके फॉर्म्स, इसकी रिटर्न, इसकी फाइलिंग, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, तब तक हम इसमें आगे नहीं चल सकेंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉ इन्फोर्स कर दिया और उसके तहत आपने सेक्शन 33 में इसकी पेनल्टी सिर्फ इम्पोज कर दी और लोगों में एक अनड्यू हरासमेंट क्रिएट कर दी गई। और ये हमेशा यहाँ पाकिस्तान में किया गया कि लॉ इन्फोर्स करके तब उसके जो लवाजमात हैं वो पूरे किए जाते हैं और लोगों को गाइड नहीं किया जाता, उसमें रहनुमाई नहीं दी जाती। आज भी हम उसी रहनुमाई के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि इसकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव किया जा सके। आपके सामने 1979 का ऑर्डिनेंस वो आज भी आपके पास 42 साल के बाद भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे उसको इम्प्रूव किया जा सके। सेल्स टैक्स एक्ट में आ जाए तो 1990 के बाद आपको वो तकरीबन 32 साल हो गए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो हम सब के लिए इम्पोज़ किया। हम तमाम सबको प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जब एडवोकेट्स को रजिस्टर्ड किया गया। इसमें क्योंकि 4 जो शोबाजात हैं वो आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जिसके साथ आपके रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं और ज्वेलर्स हैं। तो वो उन तमाम की रजिस्ट्रेशन ये FBR के साथ की गई। उसके अलावा भी जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कंपलसरी रखी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी है। वो क्योंकि स्टेट बैंक के साथ रूल करते हैं, प्लस वो SECP के साथ आगे चलते हैं। इवन के आपके जो सेविंग सेंटर्स हैं वो भी इसमें फॉल करेंगे, लेकिन वो भी स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी वहाँ पे है। हम जो FBR के साथ डील करेंगे वो इन चारों सेक्टर्स को डील करेंगे। और इसमें से क्योंकि जो एडवोकेट्स का एक पूरा सेक्टर है वो पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल शेड्यूल 4 में इसको एग्जाम्प्ट करती है कि वो I&I के अंडर नहीं आते। वो उनको लिए अगर कोई भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल वो एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम इसी तरह से आगे लेके चलते हैं। सेक्शन 3 सबसे पहले जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता है वो कहता है पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ़ द पर्सन एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेस, यूजेस और ट्रांसफर प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप किसी भी जुर्म में अगर वो इस्तेमाल हो रही है, वो मुल्की सतह पे है या गैर मुल्की सतह पे है, तो उसमें अगर ये दोनों चीज़ें कहीं भी यूटिलाइज़ की गई तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्योंकि तमाम कवानीन पहले से 2010 से मौजूद थे, लेकिन FATF की बाइंडिंग के बाद और हम तक ये तमाम जो मसाइल सामने आने के बाद अभी रिसेंटली गुज़िश्ता 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2 सालों से रखा हुआ था, तो अभी भी 19, 20 और 21 में हम उनकी 35 में से 26 कंडीशंस फुलफ़िल कर पाए हैं और अभी भी शायद 7 या 9 कंडीशंस उनकी पेंडिंग है, जिसकी वजह से हम इसको अभी भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। तो ये उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से जो पैसा यहाँ से बाहर जाना और बाहर से पाकिस्तान में आना TTs की सूरत में, ये तमाम चीज़ें इसी लॉ के तहत आइंदा से गवर्न की जाएंगी और इनको देखा जाएगा। तो वो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकब कब होगा, तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 3 में की। उस हवाले से उन्होंने अभी तक जो चार्ज दिया वो FIA को इन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक गवर्निंग बॉडी के तौर पे दिया कि आप इसको देखेंगे और आप इसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको मॉनिटर करेंगे। प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन वेदर
कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इंक्लूडिंग कैश एंड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर एवर लोकेटेड। तो इसमें सेक्शन 2 में उन्होंने प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया, फिर 3 में उन्होंने इसका क्राइम को डिफ़ाइन किया, फिर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, predicate offence means an offence specified in the schedule to this act not to apply in the fiscal offences section 41 इन्होंने जेड किया 2015 में। उसमें उन्होंने FMU की कंसल्टेशन के बाद इसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेल्स टैक्स एक्ट में और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में अगर वहाँ पे किसी भी किस्म की कंसीलमेंट की जाती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है, नेशनल टैक्स नंबर कोई शख्स उसको मिसयूज़ करता है, तो उस हवाले से भी उन्होंने उसको पार्ट बनाया कि अगर कोई शख्स फेक एनटीएन बना के कोई फेक बैंक अकाउंट्स भी अगर यूज करता है तो वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। जी नेक्स्ट, ये उसके सेक्शन 192, 192A, 194 और 199 है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डील करते हैं। नेक्स्ट, जो फॉल्स स्टेटमेंट की सूरत में वहाँ पे करेंगे। सेल्स टैक्स एक्ट में सेक्शन 11, 13 और 33 जो है वो रेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 के साथ उसको डील करते हैं। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 19 ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, वो इसको डील करता है। नेक्स्ट, ये बाकी कस्टम एक्ट के सेक्शंस हैं जहाँ पे आप अगर मिस स्टेटमेंट करते हैं, आप अगर इवन जो आपकी वैल्यूएशंस हैं, आपकी जो पेमेंट है वो मैच नहीं कर रही, जो आपने चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट की है और बाहर आपने पैसे कम भिजवाए हैं, उसके बाद अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं तो आपकी रेमिटेंस नहीं है, तो वो उसको भी यही इदारा FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको फर्दर प्रोसीड करेगा। जी नेक्स्ट, उसके बाद आपके जो ये तमाम ऑफेंसेस हैं वो साथ डील कर रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, नैब के, फिर आपके जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस है, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, आर्म्स एक्ट है, फॉरेनर एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, इलीगल फॉरेक्स बिजनेस हैं। तो इन तमाम को उन्होंने शेड्यूल में ये एक लंबी लिस्ट लॉज की है जिसको साथ अटैच किया कि उनके जो रेलिवेंट सेक्शंस होंगे वो तमाम यहाँ पे भी साथ प्रोसीड किए जा सकते हैं। जी प्लीज़। The examples of the predicate offences are corruption, bribery, fraud, forgery, counterfeiting, kidnapping or corporate and fiscal offences. Offences listed in the schedule to the AML have been declared as predicate offences. वो मैंने आपसे शेयर किया कि शेड्यूल 1 में इन तमाम offences की डिटेल मौजूद है जो इसके साथ प्रोसिक्यूट किए जाएंगे, इसी के साथ पढ़े जाएंगे। जी नेक्स्ट, फॉरेन सीरियस आपके ऑफेंस है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऐसा ऑफिस भी अगर यूज़ किया है जिसमें आप फॉरेन ऑफिस का कोई अहदेदार रहे हैं या आपने उनके साथ फॉरेन स्टेट के साथ कोई ऐसा जुर्म किया है तो उस सूरत में भी आपका ये तमाम जो है वो फॉरेन सीरियस ऑफेंस की क्राइम के डेफिनेशन में आएगा। जी नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो एजेंसीज़ हैं वो उसमें नैब, FIA, एंटी नार्कोटिक फोर्स, DG I&I, कस्टम्स, I&I, IR, फेडरल प्रोविंशियल जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम लॉ एजेंसीज़ को वो नोटिफाइड जो है वो इस एक्ट के तहत किया गया है। लेकिन अभी हम इसी तरह बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन अभी डिस्कशन में आ रहा था कि उसको जो नोटिफाई किया गया है वो अभी तक लॉ में मौजूद नहीं है कि I&I को ये पावर्स कहाँ दी गई हैं या FIA को ये पावर्स उन्होंने कैसे डेलीगेट की हैं, अगर वो उन्होंने इस लॉ के तहत की हैं या उसके बाद अगर कोई रूल्स बनाए हैं तो वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। जी प्लीज़। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि आपके पास अभी तक लॉ में DG I&I के पास रजिस्ट्रेशन का ही इख्तियार नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन से आगे आप इसको प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे। सेक्शन 9 में आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे,
कि वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई, उसकी अर्निंग ऑफ एसेट्स क्या है, फिर आप उसे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड देंगे, फिर उसके बाद हेयरिंग देंगे, फिर आप उसके बाद आप अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो देन आप उसको रिलीज़ करेंगे, या लेटर ऑन आप उसके सीजर ऑफ द अकाउंट्स और उसकी फोरफीटेड ऑफ द प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये पनिशमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच shall not be less than 1 year but may extend to 10 years and shall also be liable to fine up to ₹25 million, और ये बढ़ते हुए आपका 100 मिलियन तक भी हो सकता है। जी नेक्स्ट, ये डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ और जो तमाम कंपनीज़ के उसके अहदेदार होंगे वो भी इसके साथ अगर पार्ट होंगे, इवन अपनी जगह ऑफिस के लिए अगर यूटिलाइज़ करने के लिए देते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाने में मदद करते हैं, बैंक ऑपरेट करने में मदद करते हैं, तो वो भी उस कंपनी का उसी तरह हिस्सा समझे जाएंगे जैसे कि वो जुर्म उन्होंने खुद किया है, क्योंकि सीआरपीसी के साथ उन्होंने वही सेक्शन 109 अबैटमेंट को भी ऐड किया हुआ है। अल्टीमेटली जो शख्स इसमें साथ असिस्ट भी कर रहा होगा वो भी इसी लॉ के तहत प्रोसीड किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो है कि वो जो यूज़ कमर्शियल एक्टिविटी में किया गया, वहाँ पे 2016 581 ये जजमेंट का भी मैंने रेफरेंस साथ कोट किया हुआ है, वो मौजूद है। जबकि कोई टैक्स में और एनटीएन में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन बैंक अकाउंट में उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की गई और उसके बाद उनको विड्रॉ किया गया। जैसे अभी आप सुनते भी रहते हैं टीवी पे कि किसी भी पान वाले पे, किसी गोले वाले पे, किसी ABCXYZ पे आपके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन उसके बाद ना उस शख्स को पता है और ना ही उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का क्या फ़र्दर उसकी कोई चेन है वो नहीं फाइंड की जाती। तो इसलिए आइंदा से इस चीज़ों में भी मोहतात होने की ज़रूरत है कि आपके नाम पे कोई इलीगल अकाउंट ना खोलें और ना उसको यूज़ करें, और ना ही आप अपनी चेक बुक्स किसी को फ़र्दर यूटिलाइजेशन के लिए दें, और ना ही किसी के साथ आप मिल के ऐसा अकाउंट खोलने में मदद करें। इवन कल को इसमें बैंकर्स भी फॉल करेंगे। जी प्लीज़। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो कोर्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड है। 120 डेज़ के लिए आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, और कोई भी नोटिस देना ज़रूरी नहीं है बिफोर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ यू फाउंड गिल्टी इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। नेक्स्ट, ये सेक्शन 10 है, ठीक है, विजिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको छोड़ दें। 20 जुरिसडिक्शन आपकी सेशन कोर्ट में लाया करती है। अगर आपको इनके किसी भी एक्ट से, किसी ऑर्डर से कल को एतराज़ है तो आप सबसे पहले सेशन कोर्ट से रिव्यू करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, आपका सीजर ऑफ अकाउंट है, तो वो आपने सेशन कोर्ट में इसकी एडजुडिकेशन और जुरिसडिक्शन वो लाया करती है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर वो तमाम इस पर एप्लीकेशन वही सीआरपीसी आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा जो कोर्ट्स में होगा, फॉर फीचर आपका अटैचमेंट्स के लिए, सीज़र के लिए, सर्च के लिए, बेल के लिए, अरेस्ट के लिए, रिमांड के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये तमाम अब लॉ हमें वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर साथ साथ एक सीखना होगा। जी प्लीज़। सेशन कोर्ट के ऑर्डर से अगर आप इत्तफा नहीं करते, मुत्तफिक नहीं है, फर्दर अपील में जाना चाहते हैं, तो विद इन 60 डेज़ आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, उसमें मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि कंपनीज़ और उनके एम्प्लॉयज़, उनके डायरेक्टर्स, उनके CEOs जो भी इस तमाम काम में, इस तमाम क्राइम में, अगर वो कैश की सूरत में है या प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट की सूरत में है, अगर वो इसको कमिट करते हैं तो वो खुद भी गिल्टी कंसीडर किए जाएंगे। और कंपनी की डेफिनेशन भी अभी हम फर्दर उसको थॉरली देख रहे थे, पहले भी देखा कि उसमें उन्होंने फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इनको भी कंपनी की डेफिनेशन में ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लिखा हुआ। जी नेक्स्ट, ये आपके दोस्त के जो पार्ट उन्होंने कहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल DNF BPs जिसको हम आजकल सुनते हैं और बार बार उसी की रजिस्ट्रेशन के मतलब देखते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 7 ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपको बाउंड करता है कि आप और प्रोसीजर आपको एलेबोरेट करता है कि प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, कि आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। और यहाँ पे ये जो एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल फाइल
STR मीन्स यहाँ पे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। CTR इसी तरह करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो कि आपने फ़ाइल करनी है, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ना उसका कोई परफॉर्मा मौजूद है, ना ही सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद उसका ID, और हमने किन लोगों की कैसे कैसे फर्दर आगे लेके चलनी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि चारों सेक्टर्स में क्या उनकी बाइंडिंग है, क्या लिमिट्स हैं, तो फिर हम इसके मुताबिक फाइलिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। अगर एक शख्स हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है और लेटर ऑन वो कहीं और क्लाइंट चला जाता है, तो उस सूरत में हमारी डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा और हमने कब तक उसका रिकॉर्ड रखना है। तो वो सेक्शन 7 आपको एलेबोरेट करता है कि 10 साल के लिए आपने उसका रिकॉर्ड अपने पास रिटेन रखना है। और उसी में ही सेक्शन 7C वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने 5 साल के लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वो दोनों जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि 10 साल वाली अमेंडमेंट वो पहले हो गई और 5 साल वाली जो है ना वो 10 साल पहले से वो चल रही है। ये 10 इयर्स की अमेंडमेंट उन्होंने रिसेंटली 2020 में की है। जी नेक्स्ट पीछे आइएगा। उसी में ये जो हमारे पास डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें रियल एस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स, ज्वेलर्स, लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स, इन 4 की जुरिस्डिक्शन उन्होंने FBR के साथ लिंक की है, और जो उन्होंने 2020 में SRO जारी किया जिसके तहत ये अभी नोटिस और उसके बाद की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो जारी है। नेक्स्ट 7A ये कंडक्टिंग CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ये छोटी छोटी टर्म्स काफ़ी सारी इस लॉ में जो आई जिसकी वजह से हमें ये काफ़ी टेक्निकल और रूटीन से थोड़ा सा हट के लगता है कि FMU मीन्स फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, AML आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डील करता है, CFT स्टैंड्स फॉर काउंटरिंग फाइनेंशियल टेररिज्म है, CTR है रिपोर्ट ऑन करेंसी ट्रांजेक्शन्स है, CDD आपका कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को डील करता है। तो इसी तरह ये सेक्शन 7A कंडक्टिंग ऑफ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस आपको इसमें जो है वो गाइड करता है कि आपने कस्टमर की क्या चीज़ें देखनी है और उसके बाद आपने कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कि आपके पास कोई भी शख्स एक ट्रांजैक्शन के लिए आ रहा है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बना देगी। यहाँ पे दोबारा वही मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें बगैर पे के एक मरतबा फिर एम्प्लॉय हायर कर लिया गया, और ये तमाम आदात, ये तमाम चीज़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से इन्होंने ऑप्ट करते हुए आसान तरीका समझा पूरे पाकिस्तान में हमेशा की तरह, क्योंकि शायद जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, वो इस कम्पिटेंसी में नहीं होते या वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, जो ये तमाम लाइबिलिटीज़ एक जनरल पब्लिक पे और पाकिस्तानी नेशंस पे शिफ्ट कर दी जाती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने जो तमाम आपके क्लाइंट्स हैं जो आपके पास प्रॉपर्टी रियल एस्टेट परचेज़ और सेल के लिए आ रहे हैं उनका डाटा आपने मेंटेन करना है। ज्वेलर्स के पास अगर कोई भी शख्स अपनी ज़ाती ज्वेलरी भी सेल करने आ गया है तो वो भी डाटा आपने मेंटेन करना है। अब ज्वेलरी के लिए और ज्वेलर्स के लिए तो यहाँ पे 2 मिलियन का आपका जो एक थ्रेशोल्ड है वो मौजूद है, लेकिन रियल एस्टेट में, अकाउंटेंट्स में ये आपका और लॉयर्स के लिए वो कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। आपने हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ रखना है, लेकिन जो भी सस्पिशियस हो वो आपने इन्फॉर्म करनी है। अब सस्पिशियस की डेफिनेशन लॉ में कहीं भी मौजूद नहीं है। सस्पिशियस को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसको किन लोगों को आप सस्पिशियस में रखेंगे। मसलन कोई शख्स आपके पास आता है रियल एस्टेट सेक्टर में और वो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताता, तो वो उस सूरत में आपके साथ ट्रांजैक्शन करने से भी रिलक्टेंट होगा या नहीं करेगा। तो चीज़ें वो अल्टीमेटली जो आपके बिज़नेस सेक्टर्स हैं उनको हर्ट कर रही हैं। तो पहले ही क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस सेक्टर्स में काफ़ी स्लम्प है, तो अब यहाँ पे उन्होंने ठीक है हम मॉनिटरिंग से और हम इसकी फाइलिंग से या इसकी चेन से नहीं कभी भी डिनाई करते कि आपके मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन तब करें जब आपने तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज की हैं, अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने टैक्स पेयर को आपने तमाम सहूलियात दी हैं, आप उनको प्रॉपर अवेयरनेस दे रहे हैं।
जबकि अभी ऐसा नहीं है। आपके मुल्क में एक ज्वेलर के पास कोई भी शख्स अपने घर की ज्वेलरी ही सेल करने के लिए चला जाए तो वो ये कैसे बताएगा कि ये मेरी ज़ाती है या चोरी की है। और आम घर की ज्वेलरी अब जबकि प्राइस आपकी इतनी हाइप हो चुकी है तो 10, 15, 20 तोला ज्वेलरी जो नॉर्मली घरों में मौजूद है वो 2 मिलियन की फिगर्स में मौजूद होती हैं। तो अब वो लोग उस ट्रांजैक्शन को करने से डरते हुए घर में रखेंगे। प्लस आपका जो ज्वेलर है वो इस डर से कि मुझे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कहीं कल को जवाब देना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको अनफेयर मीन्स में या अदर्स में मैं इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करूं। और बजाय ये कि वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए, वो लोगों को अदर वेज़ में लेके जाएंगे, लोगों को स्मगलिंग की तरफ लेके जाएंगे, लोगों को आपको मिस यूज़ ऑफ द लॉ वो बताएंगे। तो इसलिए अभी तक वो लोगों में जो इसका तमाम एक कॉन्सेप्ट है वो गलत दिया जा रहा है। सब बल्कि यहाँ तक कि आपको जो ट्रांजैक्शन वो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में जो आ रही हैं उनको आप प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। आपने पाकिस्तान के अंदर भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें रहते हुए हम ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट प्लीज़। ये सेक्शन 12 ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो भी इसी में फॉल करता है कि आपके ऊपर no civil criminal save as otherwise provided in section 7 the financial institution non-financial business and professions and their officers shall not be liable to any civil criminal or disciplinary proceedings against them for furnishing information कि जो शख्स ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इसमें कल को आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं, वो अपने ऑफिसर्स को, अपने सीईओज को, अपने डायरेक्टर्स को वो भी इस चीज़ों से ब्लैकमेल करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट होने वाली है या नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन लिख के दे दी जाए कि ये सस्पिशियस है तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ एक नोटिस आने के बाद हर शख्स I&I के ऑफिस बैठा होगा और वहाँ पे ये बैठ के एक्सप्लेन कर रहा होगा कि मैंने ये कल को 2 मिलियन मेरी सेल का था, मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी, मुझे गिफ्ट आया, मेरा कोई फैमिली ट्रांजैक्शन था। तो मैंने आज भी नोटिस देखे हैं जो कि FIA ने सिर्फ ये इशू कर दी है कि आपके पास 36 लाख रुपए है, एक बैंक दूसरे बैंक में 4 ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर हुआ है, तो बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी लॉजिक पे, जैसे हम 122(5) में देखते हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बावजूद डिपार्टमेंट हमें नोटिस इशू कर रहा है और हमें डॉक्यूमेंट्स लाने का कह के वो बोलते हैं कि आप आएँ और अपना जुर्म खुद कबूल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स में से ही आप जुर्म निकाला जाए और उसके बाद आपको ही उस तमाम की तफसीलात बताने के लिए वो सारी उम्र लिटिगेशन में झोंक दिया जाए। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि आपके साथ इसी तरह की ज्यादती की जा रही है कि आपको आपके बैंक अकाउंट की जो नॉर्मल रूटीन की ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हुए भी आपके ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी की जाती है, आपको डिपार्टमेंट में ख़वार किया जाता है और आपके जो ऑफिसर्स हैं वो इस कॉम्पिटेंसी में नहीं है कि ना उन्होंने अभी तक लॉ को प्रॉपर पढ़ा है, ना ही उन्होंने लॉ की इस थीम को समझा है कि इसका मकसद क्या था। हमने FATF को जवाब देना है अपने लॉ की, हमने डॉक्यूमेंटेशन की मुल्क की उसको इम्प्रूव करना है, ना कि हमने अपने लोगों को ही, अपने टैक्स पेयर्स को ही उनको तंग करना शुरू कर देना है। जी नेक्स्ट प्लीज। 33 में आपके ऊपर लायबिलिटी फॉर फेलियर टू फाइल द STR एंड फॉर प्रोवाइडिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन है। उसमें अगर कोई भी ये इस तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग नहीं करता जो कि रिक्वायर्ड है सेक्शन 7 में, तो उसको फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच अप टू 5 years एंड एज वेल एज द 5 लाख रुपीज फाइन और द बोथ कैन बी एग्जीक्यूटेड। वो दोनों उसको ये लागू किए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जो बड़े हैं, जिन्होंने अगर 60-70 शुगर मिल्स वाले हैं, तो उनके लिए 5 लाख रुपया और अपने किसी भी मुलाजिम को ये 5 साल की सज़ा के लिए भी अंदर करवाना उनके लिए मसला नहीं है। उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं डाला जाएगा और उनको कभी भी नहीं कार्टेल्स को पकड़ा जाएगा। लेकिन आम जो लोग हैं, जो 36 लाख वाले सिर्फ ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, उन लोगों को पकड़ के तो आप प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नेक्स्ट प्लीज। जी प्लीज। कि उस सूरत में उसको जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो भी सेक्शन 33 में उसका रिवोक किया जा सकता है। जब रजिस्ट्रेशन का लॉ ही मौजूद नहीं है तो रेवोकेशन कैसे होगा, ये भी अभी आगे चल के डिफाइन करेंगे।
ये फिर इन्होंने SRO 924/2020 में जो रियल एस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स, फिर इसमें जो गोल्ड, मेटल्स और ज्वेलर्स जो जेम डीलर्स हैं उनको डील करते हैं, उसके हवाले से इन्होंने चारों को लॉयर्स और अकाउंटेंट के हवाले से तमाम जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइन की है। जी प्लीज। बाकी इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्लाइंट्स करते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है अभी तक उसको समझना। कि इवन जब मैं उसको सारी डिटेल पढ़ रहा था तो उसमें मैनेजिंग, ऑपरेटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द रियल एस्टेट, कि आपके पास जो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने पास कॉपीज उसकी रखनी है, और आपने रिपोर्ट करना है कि आपने 2 मिलियन, इसमें तो आपकी लिमिट ही नहीं है बल्कि ज्वेलर्स के लिए सिर्फ ये लिमिट मौजूद है कि आपने वो प्रॉपर्टी जो सेलर है उसने खरीदने के लिए उसके पास ये पहले कहाँ से खरीदी, जो बायर है उसके पास ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, और अगर वो आपको ये सोर्स नहीं बता पाता या नहीं बताना चाहता किसी की वजह से, तो वो आपके नज़दीक सस्पिशियस हो जाएगी। आपने उसको बताना है कि आप जो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, और उसके बाद अल्टीमेटली हम डिपार्टमेंट की तमाम प्रोसीडिंग को वो ज्वाइन करते रहें। तो हमें ना बीइंग एज ए DNFPP एजेंट ना इसका कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, ना ही हमें इन तमाम प्रोसीडिंग की जो सर्विसेज हैं वो सर्विस चार्जेस कोई पे ऑफ किए जा रहे हैं, ना ही कहीं पे भी किसी जगह पे भी हमें बीइंग एज ए टैक्स पेयर भी, हमें टैक्स फाइलर भी, कि हम पूरे मुल्क में जो हर साल हमने 3 मिलियन प्लस जो टारगेट्स हैं वो फाइलिंग के और जो रेवेन्यू के वो अचीव करवाते हैं, तो कहीं पे भी इस तमाम अकाउंटेंट्स को, ICAP को, लॉयर्स को, टैक्स बार एसोसिएशन को कहीं पे भी ये अप्रिशिएट नहीं करते, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस टारगेट अचीव करने पे और लिटिगेशन की तरफ होता है। तो फिर इसमें नेक्स्ट इसकी जो जिम्मेदारियों में आएगा वो मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स, इवन मैनेजिंग ऑफ बैंक सेविंग एंड सिक्योरिटीज अमाउंट, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑपरेशन जी with the trust and company service provider when they carry out the monetary transactions है, acting as a formation agent of the legal person है। next, providing a registered office, अगर आपने किसी को गलती से ऑफिस भी प्रोवाइड कर दिया है और वो कल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुआ, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। कि अब आप अगर किसी को कोई प्रेमिसेस रेंट पे भी दे रहे हैं तो आप अपने कंसर्न पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, और आप उस शख्स का वहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखें कि आपका वो ऑफिस कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप अगर पार्टनरशिप में भी किसी पर्सन के साथ एज ए लीगल पर्सन मौजूद हैं और एज ए साइलेंट पार्टनर भी आप मौजूद हैं, तो कल को दूसरा पार्टनर अगर कहीं मिस यूज ऑफ फंड आपके प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हुआ, तो आप भी उसके साथ उसी तरह बराबर के हिस्सेदार समझे जाएंगे। और ट्रस्ट की अमाउंट भी अगर किसी ने मिसयूज की, तो उसके ट्रस्टी जो हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं, वो भी उसके साथ, वो नॉमिनी शेयर होल्डर्स भी, वो तमाम इसी को प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पॉलिटिकल एक्सपोज्ड क्लाइंट फैमिली मेंबर्स हैं जो किसी न किसी ओहदे पे रहे हों और उन्होंने पाकिस्तान में कोई ना कोई डेजिग्नेशन एज ए पॉलिटिक्स में एंजॉय किया हो या कर रहे हो, तो वो भी अगर इन काम में इन्वॉल्व होंगे और उनसे रेलेवेंट जो उनके मेंबर्स हैं, उनका स्टाफ है, तो वो भी अगर इसमें मुलव्वस पाया गया तो वो भी इसी लॉ के तहत इसमें फॉल करेगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा। किसी ने अगर अनआइडेंटिफाइड पार्टी से लोन ले लिया तो वो भी इसी का हिस्सा समझा जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक कंपनी ने अगर किसी से भी कोई उसका अकाउंटेंट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पे उसकी चीज़ों को देख रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अकाउंटेंट की डेफिनेशन वो नहीं ले रहे जो ऑफिस में बैठ के आपके सिर्फ अकाउंट्स को देख रहा है, या आपकी बैलेंस शीट, आपका ट्रायल बैलेंस, और आपकी जिम्मेदारी है कि उसने रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। उस अकाउंटेंट से अगर ऐसे अकाउंट्स भी डील किए गए उस ऑफिस में रहते हुए भी, तो वो भी उसका जिम्मेदार समझा जाएगा। अगर किसी कंपनी ने, जैसे सेल्स टैक्स रिटर्न्स में था, सेल्स टैक्स स्टेटस में था कि उन्होंने फेक एड्रेसेस दिए हुए थे लोगों ने और वो ट्रेसेबल नहीं थे, या बहुत सारे लोग
आज भी अपनी कंपनीज को चला रहे हैं, लेकिन वो अपने एड्रेसेस चेंज नहीं कर पाए, जिनकी जुरिस्डिक्शन नहीं चेंज हो सकी, जिनकी जुरिस्डिक्शन लॉ के मुताबिक या गलती कंप्यूटर प्रॉल की गलती से भी अगर गलत हो गई तो उस सूरत में भी वो फेक एड्रेसेस आपकी जिम्मेदारी ही समझी जाएंगी। इसलिए आपने हर वक्त और कुछ नहीं करना, सिर्फ डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंट की जो लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करते रहना है, अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहना है और ये भी देखते रहना है कि आपके अकाउंट, आपके ऑनलाइन सिस्टम में कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर हर वक्त एक टेंशन की सूरत में रहेगी। जी प्लीज। क्लाइंट्स हु ऑफर टू पे अनयूजुअल हाई लेवल्स ऑफ फी ऑफ सर्विसेज, अगर आपको कोई भी क्लाइंट रूटीन की फीस से हट के भी ज़्यादा फीस दे रहा है तो आपने उसको भी इन्फॉर्म करना है। और अब बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ था कि अगर आपके पास वो फ़ी कैश में आ रही है और आपको वो लग रहा है कि वो रूटीन के नोट्स नहीं है, किसी के पास पुराने नोट्स भी पड़े हुए हैं और वो आपको दे रहा है, तो आपने उसको भी इन्फॉर्म करना है कि शायद ये मनी वो घर में उसने स्टोर की हुई है तो वहाँ से ये निकाल के वो पे कर रहा है और उससे या कुछ चीज़ें खरीद रहा है। क्लाइंट्स हु चेंज देयर मीन्स ऑफ पेमेंट फ्रीक्वेंटली, ट्रांजैक्शन एट द लास्ट मिनट, सिचुएशंस वेयर एडवाइस ऑन द सेटिंग अप सो एंड सो ट्रस्ट, ये वक़्फ ये पहले भी हो चुका है। जी आगे चलते जाएं। ट्रांजैक्शंस डोंट मेक इकोनॉमिक सेंस, के कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन की जाए जिसका मकसद कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो अब ये कैसे डिफाइन होगा कि किसी शख्स ने ये प्लॉट खरीदा है, किसी शख्स ने ये ज्वेलरी बेची है, किसी शख्स ने ये कमीशन का ही अगर रियल एस्टेट के साथ काम किया है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको कैसे लेके आ रहा है। या ये ट्रांजैक्शन जो मैंने बाहर भेजी है, अपने किसी रिलेटिव को भेजी है, या वहाँ मैंने किसी कंपनी ओपन करने के लिए, या बाहर से मुझे कोई पैसा आया है, तो मैं उस तमाम पैसे को हर वक्त जस्टिफाई करने में ही रहूँगा कि मैंने ये पैसा कहाँ से लिया और आगे मैं इसको कहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आएगी तो वो भी आपकी इसी में कल को आइडेंटिफाई की जाएगी और आपको इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। आपके जो इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी में आ गई। इनएडिक्वेट ऑडिट ट्रेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस टू एन अकाउंटेंट फ्रॉम द क्लाइंट टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस विदाउट लेजिटिमेट और इकोनॉमिक रीजन, कि अगर अकाउंटेंट से एक मालिक ने कह दिया कि ये 25 लाख रुपया आप किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र कर दो, तो उसने ये पूछे बगैर ट्रांसफ़र किया और कल को वो इसमें शामिल और मुलव्वस पाया गया तो वो इसका जवाब वहाँ पे उसके साथ देगा। क्लाइंट्स मेक्स द लार्ज पेमेंट्स एंड सब्सिडरीज और अदर एंटिटीज विद इन द ग्रुप दैट डू नॉट अपीयर विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक ग्रुप में अगर 4 कंपनीज हैं और वो आपस में इंटरनल ट्रांजैक्शंस कर रही हैं तो उनको भी वो तमाम हिसाब किताब रखना है और आपकी एजेंसीज को रिपोर्ट भी करना है कि मैंने ग्रुप पे शुगर मिल से मैंने स्टील मिल को 5 मिलियन लोन दिया है, उसके बाद मैंने स्टील मिल से मैंने पोल्ट्री फार्म में 50 मिलियन लोन लिया है, या मुझे वहाँ ज़रूरत थी वो मैंने पेमेंट वहाँ से करवा दी, या बाप के ने बेटे को पेमेंट की, बेटे की कंपनी में लॉस हुआ तो बेटे ने बाप ने क्यों ख़रीद ली। तो ये तमाम इस तरह के सवालात कल को आपसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज जी। बाकी वो फिर क्लाइंट्स मेक द पेमेंट्स टू द अदर कंपनीज विद सिमिलर और आइडेंटिकल डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स, कि अगर आपने एक ही डायरेक्टर्स और शेयर होल्डिंग के साथ 2 कंपनियां बनाई हुई हैं तो अगर आपने इंटर कंपनीज ट्रांजैक्शंस की तो वो भी आपने एजेंसीज को इन्फॉर्म करनी है कि आपने ये क्यों की, कि जबकि दोनों कंपनीज में सेम डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स थे। नेक्स्ट, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पहले भी हो चुका। ट्रांसफर ऑफ गुड्स दैट आर इनहेरिटेडली डिफिकल्ट टू वैल्यू, ज्वेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ऑब्जेक्ट्स, ये अगर आप बिला वजह कहीं भी साथ लेके जा रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इनको सेल पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, आपके ज़ाती हैं या आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। जी प्लीज। अनट्रेसेबल पेमेंट्स मेथड हैं, जहाँ पे आपका कोई ट्रेसमेंट नहीं है, उस सूरत में भी आपको ये तमाम सवालात के जवाब देने हैं और आपको ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट, परचेज और सेलर इकोनॉमिक प्रोफाइल, ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी पहले भी बात हुई कि उन्होंने तमाम अपनी ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन करना है, बताना है, और सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आए आपने परचेजर और सेलर को लिंक करना है। इवन आप अगर कमीशन एजेंट भी हैं तो जो खरीद रहा है और वो बेच रहा है वो तो अपनी जगह पे अपना सोर्स लेके आएगा, लेकिन आपने वो एक्टिविटी रिपोर्ट करनी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को।
जी इसी तरह अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो उस सूरत में भी अगर आपके पोर्टल से कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये एसईसीपी में भी इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट है, आपके एफवीआर में भी है। तो दोनों सूरतों में जो फाइलिंग हो रही होगी उसमें आपको साथ जिम्मेदार समझा जाएगा। जी प्लीज। ये पहले ओरिजिनल सेलर, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन है। सिग्निफिकेंट एंड अनएक्सपेक्टेड ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द एजेंट सो एंड सो, ठीक है, ये भी छोड़ दें। कंपनी ट्रस्ट और बेनिफिशियल ऑनर्स रिफ्यूज, ये भी हो चुका है, ठीक है। वाइस वर्सा परचेज सेलर पीएस टू बी यूजिंग बिजनेस फंड्स, ये ठीक है, वही परचेज और सेलर से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में वो चीज़ें आगे लिखते जा रहे हैं कि आपने कब कब कहाँ सेल और परचेज किसी भी ट्रांजैक्शन में की है, आपने इवन लीज में की है तो लीज अमाउंट भी आपको बतानी है कि आपने डाउन पेमेंट कितनी की है, उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट प्रोसेस क्या है और वो पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। पेमेंट फ्रॉम परचेजर are financed by an unusual source from the offshore bank located in a jurisdiction identified as high risk and non-cooperative by FATF। अगर उनकी लिस्ट में वो हाई रिस्क एरियाज में से आपके जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं वो आपके पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या यहाँ से आपने वहाँ भेजे हैं तो वो तमाम आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करने हैं। अगर आप उसमें भी शामिल पाए गए तो आप अल्टीमेटली गिल्टी कंसिडर होंगे। Transaction, whether the property is sold directly by a developer or sold in a sub-sale by a purchaser, is entered into a values significantly different, much higher or much lower from the real or market value of the property। आपके एफवीआर वैल्यू कुछ और है, डीसी वैल्यू कुछ और है और आप एक्चुअल जो पे कर रहे हैं वो कुछ और है। अब आपका पे ऑर्डर्स जो हैं वो 50 मिलियन के जा रहे हैं, आपकी जो एफवीआर और डीसी वैल्यू वो कल को 30 मिलियन पे है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी वेल्थ स्टेटमेंट वो कुछ और कैरी होगी, जबकि ट्रांजैक्शंस आपकी कुछ और होंगी। आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो 50 मिलियन के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर रहा होगा, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट 30 मिलियन की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर रही होगी और आप हर वक्त यही सवाल जो आप एजेंसीज के पास देते रहेंगे। जी, पेमेंट फॉर परचेज वाज डन थ्रू मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शन एंड पेड डायरेक्ट टू द प्रोजेक्ट अकाउंट और सेलर इंसिस्ट टू गेट द ह्यूज पेमेंट इन कैश ओनली। वो आपने 4 जगहों से कैश इकट्ठा किया है, आपकी कोई कमेटी निकली है, आपके घर में कैश पड़ा हुआ था, आपने ज्वेलर को गोल्ड सेल किया, आपने पुराना एक प्लॉट बेचा, आपने भाई से 50 मिलियन गिफ्ट लिया, ये तमाम पैसे इकट्ठे करके आप अगर एक नया प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको उन तमाम को क्लब करना होगा और बताना है कि आपने ये पैसे कहाँ से आए। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लोन और अदर अनसिक्योर्ड मींस ऑफ फाइनेंस वर्सेस लोन्स और रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिए हुए हैं तो वो भी आपने इन्फॉर्म करने हैं। जी प्लीज। ये एफईआर ने जो नोटिफिकेशन इशू किया, जो रेगुलेशंस हैं वो डीएनएफवीपीस के वो मौजूद हैं आपके पास भी और बुक की शेप में भी, ऑनलाइन भी दोस्त अगर कहेंगे तो मैं इनके साथ शेयर कर लूँगा। जी नेक्स्ट प्लीज। ये हो गए वो सेक्शन सेल्स टैक्स के हैं। नेक्स्ट आप इसको कंटिन्यू कर दें, ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारे। जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसमें क्या क्या पेनल्टीज हैं, ऑफेंसेस हैं कि अगर कोई शख्स सेल्स टैक्स एक्ट में कंसीलमेंट ऑफ सेल अमाउंट और प्रॉपर्टी करता है तो वहाँ पे क्या उसका फाइन होगा। एज आप प्रोसिक्यूट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी किए जाएंगे और सेल्स टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम एक्ट में भी आपको साथ ही साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो वो आपको डबल जेपडी और डबल पनिशमेंट भी साथ भुगतना पड़ेगी उस सूरत में। जी नेक्स्ट प्लीज। ये सेक्शन 11 वो मैंने पहले भी बताया जो सेल्स टैक्स एक्ट का, अगर आप फॉल्स डिक्लेरेशन करेंगे तो उस सूरत में ये तमाम चीज़ें आपके खिलाफ कंसिडर की जाएंगी, एज ए प्रूफ लिखी जाएंगी। आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न आपको सेल 30 मिलियन दे रहा है, फिर यहाँ पे विदाउट सेल्स टैक्स आपकी अमाउंट होती है। वही जो चीज़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम इनकम टैक्स की रिटर्न में विदाउट सेल्स टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। फिर आपकी वैल्यू स्टॉक की कुछ और है, आपने बेचा उसको किसी और वैल्यू पे, तो वो ट्रांजेक्शन्स भी अगर कल को आपकी मिस स्टेटमेंट में आई, फॉल्स डिक्लेरेशन में आए, तो वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट जी कंटिन्यू कर दें, ये सारे वही हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 192, 192A, 194, 199। नेक्स्ट प्लीज। जी
वो जो शख्स अगर गलत एनटीएन बनाएगा या गलत एनटीएन पे कोई बैंक अकाउंट खुलवाएगा और उसको मिसयूज करेगा तो वो ये तमाम ऑफेंसेस को वो बेयर करेगा। नेक्स्ट प्लीज जी, नेक्स्ट। ठीक है, ये सारे उसी के, ये कस्टम एक्ट के आपके तमाम रेलिवेंट सेक्शंस मौजूद हैं इसमें जी। प्लीज कि बोर्ड में आपकी वैल्यू कुछ आ रही है और आपके यहाँ पे जो आपने पेमेंट की है वो कुछ और है, तो उन दोनों का भी डिफरेंस अगर है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, अंडर इन्वेस्टिंग में आप इन्वॉल्व हैं एक्चुअली, तो आपको उस सूरत में इन तमाम लॉ एजेंसीज को जवाब देना पड़ेगा, उन्हें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा जी। प्लीज फिजिकल फ्रॉड, वही आपके जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई भी है कस्टम से, तो आप उसमें प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं जी। नेक्स्ट जी प्लीज। ये उसमें कुछ केस लॉज थे जो ऑलरेडी इसमें किए गए। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पाक रुपीज हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पिटिशनर। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रेस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइल सेक्शन 4 प्रोवाइड्स द punishment for commission of such an offense. On cumulative reading of section 3 and 4 of the MLA, expression proceeds of crime appears to be the prerequisite of an offense committed under the act. तो इसमें ये ऑलरेडी 2019 PCRL 1608 मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं अगर फर्दर आगे चल के हमें इसमें प्रोसिक्यूशन में ज़रूरत रही तो जी। ये फिर आपका 2015 YLR 894 2020 PLD 635, ये रिसेंटली अनवर मजीद वर्सेस नैब का केस था। फिर उसके बाद 2020 PTD 205 मरीम नवाज वर्सेस नैब का केस, उसमें भी कि आपके बैंक अकाउंट्स में ये पैसे कहाँ से आए, बट यहाँ पे तौहीन अदालत हो जाएगी कि उनको कैसे बेल मिलती है और बाकियों को नहीं मिलती, या उनको गिरफ्तार करने से पहले 10 रोज़ पहले बताना पड़ेगा और बाकी आम आवाम को गिरफ्तार करने के बाद उन पर FIR दर्ज की जाएगी। तो ये जब इस तरह की सूरत हाल की, तो लॉ के साथ हमने कैसे चलना है इस पे आगे चल के देखा जाएगा। बट फेक बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी 2019 SCMR 332 ये मौजूद है जिसमें इन तमाम लॉ में प्रोसीड किया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस शेयरिंग। अगर किसी दोस्त का, किसी मेंबर का, किसी मेरे भाई का सवाल होगा और इसमें हम उसकी हेल्प कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको जारी सारी रखेंगे और आगे भी आपकी मावनत से ये इस्लाह हमारी भी होगी, आपकी भी इंशाल्लाह हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। जो ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने और साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन ने आज मुझे मौका दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी इस्लाह और रहनुमाई के लिए बेहतर साबित हुआ और हम अपनी भी कमियों कोताहियों को आइंदा पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फरहान, इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह बढ़िया आपने मेहनत की है और मैं समझता हूँ कि जितना एलेबोरेट आपने किया है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी प्लीज कंटिन्यू, समी साहब आप कंटिन्यू करें इसको इंशाल्लाह। जी फरहान भाई, मैं जो समझा हूँ सारी बात सुन के, ये एक ऐसा कानून है कि हमें एक गवर्नमेंट का एक आदमी अपने साथ हर वक्त रखना पड़ेगा जो हमारी हर ट्रांजैक्शन को क्लियर करता रहे। अगर नहीं करेगा तो हम हर जगह पर जवाब दे रहेंगे। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, सेकंड मैरिज है कि पहले जवाब दे घर पे थे, अब एक और जवाबदेही हमें देनी पड़ेगी। तो बहरहाल मुश्किल कानून है कि हर आदमी नहीं समझ सकेगा, वकला के सर से ऊपर से बात गुजर जाती है कि दुआ गो अल्लाह ताला आसानियाँ करे, FATF से हम जल्दी हमारा नाम निकल जाए तो वो आसानियाँ हमारे लिए और हो जाएं जी। तो फरहान भाई अभी जी प्लीज अभी सब यहाँ पे मेरे क्योंकि टीचर भी मौजूद है, राना मुनीर हुसैन साहब, वो यही कहते होते हैं कि अगर कानून आसान होता तो फिर मेरी और आपकी क्या जरूरत होती। तो कानून मुश्किल है और ना समझ आने वाला है, तो इसीलिए हम और आप यहाँ बैठे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन वो सबसे बड़ी खुशखबरी मैंने आपसे ये शेयर की कि आपका जो पंजाब में अहमद कमाल साहब है डायरेक्टर I&I, वो तमाम इसको लॉयर्स के नेम को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ITPs के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अकाउंटेंट की डेफिनेशन पे भी थोड़ा सा वेरिएशन चल रहा है, वो एतराज़ात हैं, वो ज़िशान साहब के साथ भी मेरी रोज़ाना बातचीत चल रही होती है। तो ज़िशान भाई, आज भी मेरी अहमद कमाल साहब से बात हुई, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ
कि उन्होंने आज या कल प्राल का उनके पास एक डायरेक्टिव आ जाएगा, तो वो उसको इंशाल्लाह फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकेंगे। तो ये जो अथॉरिटी है वो उनको जल्दी इंशाल्लाह मुहैया। जी, मैं गुजारिश करूंगा, मैं राना मुनीर हुसैन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मेरे लिए ऑनर और फ़ख्र की बात है कि इनकी मौजूदगी में ये प्रेजेंटेशन नहीं था, मैंने इन्हीं से सीख के, इन्हीं से पूछ के आपको जो चंद चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, गलती कोताहियों की आप तमाम से भी माजरत, और इनसे भी अब हैंडेड ओवर टू राना मुनीर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तों को सबसे पहले जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ आज के वेबिनार की चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स बार एकेडमी अब्दुल कादिर मेमून साहब को, कि उन्होंने ये ज़िम्मा अपने दिया। और आप दोस्तों को याद होगा कि हम सेमिनार करते थे और कोविड ने हमें जो नई अब चीज़ सिखाई है, सेमिनार में कितने लोग होते थे, 100, 200, 300, 400 लोग होते थे, और सिर्फ वही लोग जो है ना उसका इस्तेफादा हासिल करते थे। लेकिन इस कोविड की वजह से हमने जो चीज़ दरियाफ्त की है कि हम वेबिनार के जरिए जो है वो हमारे हज़ारों लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं और हज़ारों लोग उसको मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी जो बुनियाद रखी वो हमारे प्रेसिडेंट आफ्ताब नागरा साहब ने रखी, सेक्रेटरी साहब ने उसकी बहुत मेहनत की है, और ज़हीबुर रहमान साहब की तो उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, और कारी साहब की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये जो तालीम है इसको आम किया है, और हमारे फील्ड में जो है स्पेशली इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बार्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका मकसद जो है, बुनियादी मकसद जो है वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करना होता है। और ये जो बेहतरीन तरीका है एजुकेट करने का, ये मैं समझता हूँ आजकल जो है वो वेबिनार है। तो ये सब दोस्त जो हैं, जो जिसकी जितनी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, थोड़ी है, ज़्यादा है, सब लोग जो हैं वो मुबारक के मुस्तहिक है। थोड़ी सी मुख्तसर सी बात जो है, ये इस लॉ के हवाले से मैं प्रेसिडेंट साहब से अर्ज़ करूँगा कि ये जो लॉ है, जिसको अभी हमने इससे पहले भी इसमें सेमिनार भी किए, लाहौर में भी हुआ, साहिवाल में या और किसी जगह पे हुआ, तो ये तो ठीक हो गया। इसमें हमने ओवरऑल कवर कर लिया इस लॉ को कि ये लॉ है क्या। अब हमने इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जुरिसडिक्शन की बात है, तो जुरिसडिक्शन पे ऊपर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर होना चाहिए, फिर डेफिनेशंस के ऊपर होना चाहिए, फिर उसके बाद इसके अपील्स हैं वो इसमें होना चाहिए, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन है इसके ऊपर होना चाहिए, फिर इसमें पीपीसी कवर हो रही है उस पर लेक्चर होना चाहिए, इसमें कस्टम एक्ट आ रहा है, इसमें सेल टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, सारे लॉ आ रहे हैं। तो इसको बड़े ही जो है हमने इसको थ्रेश आउट करना है, तब जाके हमारे जो दोस्त, हमारे जो कोलीग्स हैं, इसमें एजुकेट प्रॉपरली हो सकेंगे कि इसकी सबसे पहले जुरिसडिक्शन किस तरीके से हमने डिटरमिन करनी है, इसकी लिमिटेशन हमने किस तरह डिटरमिन करनी है, इसका ऑर्डर किस तरीके से पास होना है, इसकी प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होनी है। मैं समझता हूँ कि ये जो लॉ है, आप जरा समझें, मैं अगर मुझे इजाजत दे तो 2 लफ्जों में इसको हम छोटे होते शेर पढ़ा करते थे कि दुनिया की वीरानियां समेट कर जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो ये जितने लॉ थे, ये सब लॉ जितने भी हैं, जितने ऑफेंसेस, पेनल्टीज हैं, जितनी भी इकट्ठी करके उन्होंने एक कानून बना दिया। 9924 ये सारे लॉ हैं, इसमें सब वीरानियां जो है वो सारी इस लॉ में शामिल कर दी गई हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ बनेगा, और आइंदा जाके इसके ऊपर बहुत डेवलपमेंट की जरूरत होगी, और इसमें बहुत ज्यादा हमें मगजमारी करनी पड़ेगी, बहुत तरह करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एक इंडिपेंडेंट हर टॉपिक के ऊपर जब आगे मिलें तो हम इसमें जुरिसडिक्शन की बात करें, फिर हम मिलें लिमिटेशन की बात करें, फिर हम ऑफेंसेस की बात करें, फिर पेनल्टीज की बात करें, जो कुछ भी इसमें टॉपिक्स आते चले जाएं, उस एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर होना जरूरी है। अब मुख्तसर जो बड़ा खूबसूरत, बड़ी मेहनत से लेक्चर तैयार किया, उसमें से चंद एक चीजें जो हैं वो इन्होंने बताई जो बड़ी अहम, मसलन उसमें बात है डबल जेओपार्डी की बात की है इन्होंने, वो ये बड़ी मुख्तसर सी बात कर दी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
एक जुर्म की 2 सजाएं हो सकती हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। एक जुर्म, अब क्या है कि एक बंदे ने एक ऑफेंस किया, चूंकि हम टैक्स को डील करते हैं, इसी की मिसाल आसानी होगी हमारे लिए, कि उसने एक जुर्म किया, कंसीलमेंट की, उस कंसीलमेंट पे उसको पेनल्टी लग गई, 100 गुना लग गई टैक्स की, या 250 गुना लग गई, जितनी भी है वो लग गई। अब उसको पेनल्टी लग गई है, अब उसको क्या आमला के तहत अलग से सजा मिलेगी? ये मुमकिन नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको इंपाउंड किया जा सकता है। वो पार्स हैं उनके पास, जो डायरेक्ट कमिश्नर है, कि वो उसको इंपाउंड कर सकता है, उससे फंड्स को कि इतने पैसे जमा करा दें तो आपकी जान छूट जाएगी। अब वो इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में या फेडरल एक्साइज में या कस्टम में वो इंपाउंड हो गया हुआ है, वहां उसने पेमेंट कर दिया। अब आमला के तहत उसको आप कैसे दे सकते हैं? एक की डबल सजा तो नहीं हो सकती। फिर एट द एंड, जैसे ताज इंटरनेशनल के केस में ये जो है हाई कोर्ट है, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में ये तय हुआ कि चूंकि ये इंपाउंडेबल है, एट द एंड जब आप लोगों से आपने टैक्स लेना है तो आप उसकी FIR दर्ज करके उसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये ऑफेंस हुआ ही नहीं था, ये कारोबारी आदमी था, इसकी एक ट्रांजैक्शन थी, वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी। तो आप किस तरीके से उसको आमला भी करेंगे साइमल्टेनियसली? अगली बात जो है, क्या साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं? एक प्रोसीडिंग्स आपकी सेल टैक्स में चल रही है, एक प्रोसीडिंग्स आमला के तहत चल सकती है। इस पे भी सेटेड लॉ है कि एक ही जगह जो है उसकी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, 2 कोर्ट्स में या 3 कोर्ट्स में साइमल्टेनियसली अगेंस्ट वन ऑफेंस जो है वो नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारा केस ला पड़ेगा। अब ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से होगा? तो मैं समझता हूं कि ये जो अच्छा, अब अगली जो बात है वो जुरिस्डिक्शन की है। अब जुरिस्डिक्शन क्या है? अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें FIA ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है आमला के तहत, उसको I&I का नोटिस भी आ गया हुआ है और उसको FBR का नोटिस भी आ गया है। यानी 3 जगहों से उसको नोटिस आए हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं आप उसको एक्सप्लेन करें आगे। अब अभी कल के केस में आपने सब दोस्तों ने टीवी में देखा है, शहबाज शरीफ के केस में हाई कोर्ट के क्या उसमें ऑब्जर्वेशन थी। हाई कोर्ट कह रही थी कि भाई अगर उसके असासे ज्यादा हैं उसके मीन से, तो ये तो काम FBR का है, नैब में कहां से इसमें घुसा है? ये आपने सबने देखा। तो जब ये काम FBR का है कि भी आपके पास जो आपके डिपॉजिट बैंक में आए हुए हैं, आप बताएं, तो फिर इसमें आमला कहां से आ गया? उसमें जो है बेनामी ट्रांजैक्शन का लॉ कहां से आ गया? तो ये चीजें जो है इसके ऊपर हमने थ्रेशोल्ड करना है, इसके ऊपर हमने केस लॉ देखना है, इसमें कितना केस लॉ है और उसके ऊपर हमने किस तरीके से उसको फायदा उठाना है। ये सर, अब अगली जो चीज है, अब वो मैं बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये जो शेड्यूल 1 में इनकम टैक्स को ऐड किया गया, उसकी प्रोविजंस को ऐड किया गया, सेल टैक्स की प्रोविजन को ऐड किया गया, ये है SR नंबर 425 और इसकी डेट है 14/5/2016। इस SRO के तहत इसमें शेड्यूल में ये ऑफेंसेस जो है वो ऐड किए गए हैं। अब SRO 425 जो है उसके लिए जरूरी है कि वो SRO सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करेगी, तो फिर शेड्यूल में जो है वो अमेंडमेंट हो सकेगी। अब हमजा इंपैक्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में, उसको गवर्नमेंट को डिफाइन किया उन्होंने, गवर्नमेंट क्या है, तो ये SR जो है, तो ये तो गवर्नमेंट ने वो जो उस डेफिनेशन में आता ही नहीं है। जब आप इसको चैलेंज करते हैं कि ये जिस SRO के तहत इसको ऐड किया गया था वो SRO उसकी वैलिडिटी ही कोई नहीं, जब उसकी वैलिडिटी कोई नहीं तो इसका मतलब है ये शेड्यूल फर्स्ट में जो भी एडिशन की गई हैं वो सारी इलीगल हो जाएंगी, इसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनेगी, तो ये आमला जो है वो किस तरह से फील्ड में रह जाएगा। ये छोटी छोटी सी बात है। DNFBB, मैं इसको अगर डिफाइन करूं, मैं समझूं कि इसको एक कोई कहे आपको कि इसको एक लफ्ज में डिफाइन करें, तो मेरे ख्याल में इसका जो मायना है वो है अप्रूवर, जिसको हम बुकवर भी कहते हैं। ये अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूवर है जो कि रजिस्टर्ड होगा। जिस वो पुलिस वालों ने बुकवर रखे होते हैं अपने इलाके में, वो क्या रिपोर्ट करता है कि जी इस लोग कहाँ जमा हुए हैं, मैं सस्पेक्ट करता हूं कि यहाँ जुआ हो रहा है। वो कहता है जी कि ये एक लड़की जो है मोटरसाइकिल पर लड़के के साथ जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये जो है ना ये मिमिया बीवी नहीं है, ये कोई गड़बड़ मामला है, इसको भी पकड़े। ये मुखबर का काम है, ठीक है। तो ये जो है, अब हम सब लोग जो हैं
जिसमें अकाउंटेंट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, सारे हैं, उसको गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में मुखबर अपॉइंट किया है, जिसको नाम उन्होंने दे दिया है DNFBP। अब जो मुखबर का काम है, आपने जहां भी STR देखना है या CTR देखना है, आपने उसको रिपोर्ट करना है। आपकी मर्जी है, आप उसको सस्पेक्ट करें, आपकी मर्जी है, आप उसको सस्पेक्ट ना करें। कोई इसमें कोई रूल तो नहीं है कि जी आपने यही डिसरिस्पेक्ट है और ये सस्पेक्ट नहीं है। तो आप जिसको आपका जो रियल एस्टेट का जो एजेंट है वो ऐसे किसी को तंग करने के लिए लिख दे कि इसने बंदे ने जो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं समझता हूँ कि ये STR है, ये सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, तो वो तो बंदा तो गया ना बेचारा, उसके पीछे सारी एजेंसीज लग गई, उसके पीछे आमला का कानून लग गया, उसमें आपकी रियल स्टेट में ड्यू अपॉलॉजी आमतौर पर झगड़ा हो जाता है, उनकी कमीशन के ऊपर झगड़ा हो जाता है, या वो झूठ बोल के उन्होंने सौदा कराया हुआ होता है, झगड़ा होता है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको सजा देने के लिए आपको STR में नाम शामिल करके भेज देगा, लो जी भुगते रहो, सारी उम्र भुगत गए। तो ये मैं समझता हूँ ये जो अपॉइंटमेंट है, ये मुखबर की अपॉइंटमेंट जो है, ये इन्होंने गलत की है। इस तरीके से सारे मुल्क का निज़ाम खराब हो जाएगा, सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। फिर अगली जो भी राणा साहब ने बात की कि जी ये हमने सारा कुछ जो है, हमारी दूसरी शादी हो गई है, फिर दूसरी शादी में तो आपको बीवी मिलती है, इसमें तो बीवी नहीं मिलेगी, इसमें तो आपने ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके लिए कोई अवार्ड नहीं है। अगर कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेंट करता है और उसको किसी बंदे को टैक्स में लग जाता है, तो वो जो है क्या है, लॉ विस्परिंग है, उसमें जो है उसमें उसको 25% उसको मिलता है, किसी जगह 20% मिलता है। तो ये इसमें जो है, ये जो DNFBP है, इसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसको क्या अवार्ड मिलेगा, उसको क्या कमीशन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला, इसमें लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं, चूंकि मैं समझता हूँ दूसरे रियल एस्टेट वाले भी इसमें हैं, ज्वेलर्स भी हैं, इसमें दूसरे भी लोग हैं, लेकिन हम लोगों की इसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लॉ को समझने वाले लोग हैं। हमें इसको थ्रेश आउट करना है, हमें उसको इसमें जितनी माशरती बुराइयां हैं वो पॉइंट आउट करनी है। इसमें हमारे मुल्क में इकोनॉमी का क्या हाल हो जाएगा, ये हमने पॉइंट आउट करना है। तो इसके लिए मैं फिर दरखास्त करूंगा प्रेसिडेंट साहब से कि इसके ऊपर जो है वो कुछ कमेटियां बनाएं, जो इस तरह की मुख्तलिफ जो है टॉपिक के ऊपर वो अपनी जो राय है वो दें। आप उसको कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करें और गवर्नमेंट को बताएं कि जी इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा और मुल्क की इकोनॉमी किस तरीके से तबाह हो जाएगी, और किस तरह बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। मैंने बहुत टाइम ले लिया, मेरे ख्याल इतना टाइम की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों का ममनून हूँ कि आपने मुझे सुना। सब दोस्तों को अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने तो हमें बड़ी रोशनी दिखाई है राणा साहब, और इतनी जबरदस्त रोशनी हमें दिखाई है। वाकई इसमें अगर हम इसको थ्रेश आउट करें तो इसमें हर चीज कोई चीज भी तरतीब से नहीं है। और जो मैंने उधर लाहौर सेमिनार में बात की थी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल 100% क्लियर है, हर जगह पे, हर एक्ट में, हर सेक्शन में ही नजर आता है। तो वो जाहिर है कि वो तो होगा। तो जिस तरह आपने ज्वेलर की बात की है, प्रॉपर्टी डीलर्स की बात की है, तो वो तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सारी सिचुएशन से हम इस पे वर्किंग करते हैं आपकी गाइडेंस के अंदर, तो जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, बहुत अच्छे हमें लगे। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू। हमें कुछ कहना था जी? थैंक यू माय प्रेसिडेंट। मैं अब ज़िशान मर्चेंट साहब से, प्रेसिडेंट, ट्वाइसली प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन, एक को तो हम हाफ ईयरली कहते हैं कोविड की वजह से, लेकिन अब दोबारा पूरे साल के लिए आपको फिर मौका दिया गया। जी प्लीज। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। मैं कराची टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उनसे जाके मिला हूँ 2 दफ़ा, और मैं DNFBP पे अपने आप को फोकस रखता हूँ कि DNFBP पे जो है हमने उन्हें जाके ये समझाया कि मुख्तलिफ SRBs हैं कि जिनको रेगुलेट करना है मुख्तलिफ प्रोफेशंस को, कि जैसे हमने उनसे कहा कि एडवोकेट्स की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल। तो आप अगर एडवोकेट्स को अपने पास रजिस्टर करेंगे तो वो डबल जॉबिलिटी, जैसे अभी राणा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो हम किसको रिपोर्ट करेंगे? क्या हम FBR को भी रिपोर्ट करेंगे? और फिर जब
हमारे रेलेवेंट एसआरपी जब हमसे कहेगा उसके पास रजिस्टर होगा तो हम डबल रजिस्टर होंगे। तो कंफ्यूजन बहुत सारी है और इस पे मेरे ये ख्याल है कि इन हमको कलेक्टिवली इसमें, मेरी चेयरमैन साहब से भी परसों इस पे बड़ी एक शॉर्ट गुफ्तगू हुई थी और मैंने उनसे बताया, मैंने कहा देखिए मुगालता ये हो रहा है कि जो आईरिस का जो प्रोफाइल है हमारा, वहाँ पे जो रेलेवेंट कैटेगरी है वो साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट एंड बुक कीपिंग और उसके साथ टैक्स कंसल्टेंसी है। तो जहाँ पे जिन लोगों ने अपने आप को एज टैक्स कंसल्टेंट्स रखा हुआ है और वो उन्होंने अपने आप को रेलेवेंटली रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन चूंकि उस कैटेगरी में अकाउंटेंट और बुक कीपिंग भी आ रही है तो एन ब्लॉक टैक्स कंसल्टेंट्स भी रजिस्टर हो गए हुए हैं और एडवोकेट्स भी नाम से भी रजिस्टर, जिनके नाम के आगे एडवोकेट लिखा हुआ है एनटीएन में, वो भी रजिस्टर हो गए। तो इसको फोर्थविथ जो है डिलीट करना लाजमी है। आसिम इफ्तिखार साहब ने जो अपनी मजबूरी बयान की वो ये कही कि उनके पास कोई ऐसा मॉड्यूल ही नहीं है कि जिससे वो इसको डिलीट कर सकते हैं, तो उनकी मजबूरी है। उनका ये कहना है कि जो अब सेकेंडरी फॉर्म है जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड एडवोकेट्स को किया हुआ है या अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन में टैक्स कंसल्टेंट्स को किया हुआ है, वो ये कहते हैं कि आप हर चीज में नो नो नो। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे फरहान साहब ने भी बताया था कि प्रॉल की तरफ से कुछ जो जी मैं उस पे आता हूँ। जी हाँ मैं उस पे आता हूँ। मेरी फरहान भाई से रेगुलर इस पर डिस्कशन हो रही है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि हर चीज में आप नो 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 सिलेक्ट कर दीजिए और उसको जमा करा दीजिए फॉर्म को और आपकी हद तक कंप्लायंस हो जाएगी और हम एफबीआर को ये आगे इंटीमेट कर देंगे कि जी ये लोग रेलेवेंट बॉडीज नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये फॉर्म भरते हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को ये तस्लीम करते हैं कि हम अकाउंटेंट्स हैं, जबकि हम अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे, चूंकि हमें जो रजिस्टर किया हुआ है वो प्रोविजनली एज अकाउंटेंट्स किया हुआ है। तो इसको अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन की बेसिस पे हमें रजिस्टर किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जी टैक्स कंसल्टेंट जो है वो अकाउंटेंट नहीं होता। टैक्स कंसल्टेंट तो एज इफ कि आपके पास कोई भी अपनी चीजें लेके आता है और आप उसकी बेसिस पे उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट एन अकाउंटेंट, दो टैक्स कंसल्टेंट मे बी प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग फैसिलिटीज और सर्विसेज, लंगड़े लूड़े अकाउंट्स बनाना जिसको हम कहते हैं। अजीज भाई हमारे अजीज तैयबानी साहब हमेशा कहते हैं कि लंगड़ा लूला अकाउंटेंट उसको आप कह दीजिए, लेकिन वो प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं होता। तो एक तो ये, इसको मेरे ख्याल से आफ्ताब साहब आप इसको मेरे ख्याल से लीड करें कि तमाम जो टैक्स बार्स हैं वो अंडर आपकी अम्ब्रेला इसको एक कलेक्टिवली चेयरमैन एफबीआर से डिस्कस करना है या डीजी आईएनआई से डिस्कस करना है, उसको कलेक्टिवली डिस्कस किया जाए। मेरी जब चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने इस एक्सटेंट तक एग्री किया कि मैंने कहा कि सर आप मेंबर आईटी थे, आपको तो आईआरएस की सारी चीजें पता है। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने इस बात को फौरन एग्री किया कि हाँ ये एक कंफ्यूजन है और इस पे हमें बहुत जल्दी स्टेप लेना है। फरहान भाई से जो 2 रोज पहले मेरी बात हुई तो फरहान भाई ने कहा कि इंशाल्लाह इस वीक में एफबीआर या प्राल जो है एक ऐसा मॉड्यूल बना देगा कि जो रेलेवेंट जो डायरेक्टर्स हैं वो उसको डिलीट करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें वो स्टेप तो लेना ही चाहिए, बट जो ये SRO 924 जहां पे अकाउंटेंट्स को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें तो हम एक कलेक्टिव लेटर बना के एफबीआर को अरसाल कर दें और उसके बेसिस पे इनसे ये हम अपना फोकस रखें कि चाहे टैक्स कंसल्टेंट हो या अकाउंटेंट और एडवोकेट हो, वो इस अकाउंटेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेप पे डीएनएफबीपी पे जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुई हुई है एज अकाउंटेंट, वहां से डिलीट होना लाजमी है। फिर उसके बाद यकीनन जो सजेशन राना साहब ने दी कि हमें इस पे बहुत फोकस लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी हम पे लगा दी गई है इस वक्त, या ज्वेलर्स पे लगा दी गई है, जो लोग इसमें रजिस्टर होंगे उस पे लगा दी गई है। क्विड प्रो को का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, यानी आप सिर्फ गिवर होंगे, आपको सिर्फ करना ही करना है। जैसे ये वही मिसाल होगी कि जैसे हम सबको विदहोल्डिंग एजेंट बनाया गया है और विदहोल्डिंग एजेंट में अगर हम कोई भी चूक हमसे होती है तो उसकी भी पेनल्टी हम पे ही लगती है। तो ये चीज को मेरे ख्याल से अब हम चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग फोरम है पाकिस्तान टैक्स बार का और उसके साथ साथ लाहौर और कराची टैक्स बार की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह सुनी जाती है, तो मेरा ये ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि हम
उन क्वार्टर्स पे अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं कि जी देयर आर नो फ्री मील्स. If you want us to do something for you, you should also provide something to those fraternity, those are helping you in ascertaining or in gathering all these information. मेरे ख्याल से हमें अब वो टेट फॉर टैट वाली पोजीशन पे जाना पड़ेगा किसी न किसी, क्योंकि आप ये देखिए पिछले अगर 2 महीने 3 महीने से अगर आप सबने ऑब्जर्व किया हो तो नोटिस के अंबार हैं, और जब हम ऑफिसर के पास जाते हैं ऑफिसर ये कहता है यार ये नोटिस मैंने नहीं दिया है, ये डायरेक्ट इशू हो गया. सो इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, और सिर्फ जो है तंग करना मकसूद है कि 6-6 साल की इंफॉर्मेशन 1 साल में देना या 5 दिन में देना. समथिंग वी नीड टू डू collectively. All bars should unite on this. I think starting with DNFBP, हमको बाकी सारे forums जो सारे issues हैं उसको collectively मेरे ख्याल से address करने का now is the time, and no better leadership than आफ्ताब नागरा साहब. I think मैं कराची टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से तो ये कह सकता हूँ कि हम इसको कलेक्टिवली अगर हैंडल करेंगे तो बहुत चीजें बहुत जल्दी होने में हम कामयाब हो जाएंगे. और इसमें सारी फ्रेटर्निटी जो हमारी है, चाहे लाहौर हो, कराची हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो, सबका फायदा है. और मैं समझता हूँ कि ये हमें करना चाहिए. ये मेरी जो DNFBP थोड़ी सी जो अभी बातचीत हुई थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है, और अगर आप समझते हैं कि ये प्रॉपर फोरम और इसको प्रॉपर इस तरह से लेके जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं. बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान भाई, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया. एक मिनट के लिए मैं जानना चाहूंगा कि इसमें मेरा ख्याल है ज़ीशान भाई हम इंशाल्लाह राना साहब के साथ मशवरा करके अपना कादिर भाई के साथ इसको एक हम कम्प्रिहेंसिव एक कमेटी फॉर्म करते हैं जो अपनी सजेशंस पुट करें और उसको कंपाइल करके हम उसके बाद फिर मीटिंग करेंगे तो फिर उसका ज्यादा इफेक्टिवनेस उसकी सामने आएगी. तो मेरे ख्याल में इस पे पहले हम अपनी सजेशंस जो हैं उनको कमेंट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे. जी प्लीज, बहुत शुक्रिया नागरा साहब. इंशाल्लाह हम तमाम दोस्तों को अपने साथ लेके चलते हुए इस पे आगे फर्दर एक कमेटी तश्कील देते हैं आपकी सरबराही में, और इस पे तमाम तजावीज़ को एक जगह कंपाइल करके तो वो हम इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं. अभी क्योंकि वो हमारा ये सेशन थोड़ा सा ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम लेट हो गया था, तो अहमद कमाल साहब जो है वो 4 बजे उन्होंने किसी और मीटिंग में जाना था, इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके. अदरवाइज उनका हमारा जो 3 से 4 बजे का टाइम वो साथ मौजूद था, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट उनके साथ भी फर्दर ऑनलाइन ले लेंगे. तो दूसरा मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि आप सिर्फ अब टैक्स बार के हवाले से नहीं, नागरा साहब आप बार काउंसिल के लेवल पे भी ये तमाम तजावीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. हम वहाँ से भी इसको प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे दोनों जगहों पे डिस्कस कर सकते हैं और पुटअप कर सकते हैं. तो अब ये भी चीज़ें आपके एक बेनिफिशियल में मौजूद हैं. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा जनाब फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन भी मेरे सदर मोहतरम हैं जनाब जाहिद अतीक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. थैंक यू सो वेरी मच फरहान भाई, आपने बड़ा मुफस्सल इस पे गुफ्तगू की. राना साहब ने भी वायरस पे भी रोशनी डाली और ज़ीशान भाई ने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताए. मैं एक अपनी हम्बल सबमिशन आप दोस्तों के सामने रखूंगा और फिर गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा. मेरा जो मेरी सबमिशन होगी वो DNFBP के हवाले से ही होगी, जो आज का टॉपिक भी है. एक्चुअली 6A के नीचे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रोविजन है उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश होनी है. उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन भी करनी है, इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करनी है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन FMU से भी करना है और फिर उस ट्रांजैक्शन को प्रोब भी करना है. मैं आपके इस फोरम के तवस्सुल से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो DGI&I डायरेक्टरेट तो स्टैब्लिश हो गया, SRO का नंबर है 1319 ऑफ 2020, SRO 1319/2020 का 10 दिसंबर 2020 को आया. इसकी रूह से डायरेक्टरेट जनरल FBR ने एस्टेब्लिश कर दिया और इस डायरेक्टरेट जनरल के पावर्स और फंक्शन सारे यूज करेगी DGI&I. मेरी सबमिशन इसमें ये है कि DGI&I तो ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो परफॉर्म करना है FMU की कंप्लेंट्स के ऊपर और प्रोब करना है. अगर इन्हें रिपोर्टिंग शुरू कर दी तो ये तो सारा एक स्ट्रक्चर जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है अलहदा एक एस्टेब्लिश करने की वो मिक्स हो जाएगी.
जो आईओ है उसके हाथ में रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो गई तो उसको मिस यूज करेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन को स्ट्रक्चर करने के लिए कोई रूल्स भी नहीं आए। तो प्लेन रीडिंग ऑफ लॉ से समझ जाती है कि एफबीआर ने एक इंडिपेंडेंट जो है वो डायरेक्टरेट जनरल बनाना है, जिसने डीएनएफ बीपी की रिकॉर्डेड जो भी रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना है। अगर वो एफएमयू की मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद प्रॉपर समझें, अप्रोप्रिएट समझें, तो ये इंफॉर्मेशन आई के डीजी के पास एज ए एजेंसी प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए जानी है। ये सारी इंफॉर्मेशन ज्वेलर्स की, रियल स्टेट एजेंट्स की और दीगर जिनका आपने जिक्र किया, ये डायरेक्टली इन द हैंड ऑफ डीजी आई जाना या उनके सुबॉर्डिनेट डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स और उनके सुबॉर्डिनेट आईओस तक रिपोर्टिंग होनी शायद ये सारे सिस्टम को, सारे स्ट्रक्चर को खराब कर देगी। तो हम्बल सबमिशन आपके सामने ये है कि इनका, इस अथॉरिटी का रिपोर्टिंग ऑब्टेन करने का इख्तियार, इंटेंट, फैसला लेजिस्लेचर के जो लॉ को डिफाइन किया है उसके मुतसादम है। इस पे भी आप दोस्त रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर जाहिद अतीक, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। आपकी भी तजावीज़ का हम खैर मकदम करते हैं और इनको भी हम जब इस कमेटी में बैठ कर डिस्कस करेंगे तो ये अब बहुत सारी चीज़ें आज क्योंकि वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही हैं और हम इसको इंशाल्लाह जो तजावीज़ राना साहब ने दी, ज़िशान मर्चेंट साहब ने दी, समी साहब ने शेयर किया और नागरा साहब हैं, इन तमाम दोस्तों से जो चीज़ें हम फर्दर भी आगे लेके चलेंगे उनको कंपाइल करके हम एक प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन नागरा साहब के सरबराही में हम इसको ज़रूर आगे लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह मैं अब दोबारा गुजारिश करूंगा, नागरा साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। नागरा साहब जी प्लीज़। जी बस मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा था और मैं मेरे ख्याल में हमें इस पर बड़ा सीरियसली काम करने चाहिए क्योंकि इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें तो हम सब लोग इफेक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल में इसको अभी से टेकअप करना चाहिए, जिस तरह राना साहब ने फरमाया। हम इसको इंशाल्लाह एक बड़ी हाई लेवल कमेटी एक फॉर्म करते हैं और उस पर अपनी सजेशंस जो हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बार काउंसिल्स को भी इसमें हम ऑन बोर्ड लेंगे और ताकि इसको एक ऐसी प्रेजेंटेशन हम दें कि जिस पे वाकई हम उनको कायल कर सकें कि ये अमेंडमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं और अगर ये अमेंडमेंट्स ना हुई तो ये शायद बिल्कुल ये एक किताब ही रह जाए और इस अमली तौर पे कोई इसका काम ना हो सके। तो मेरे ख्याल में ये हम इसको फौरी तौर पे करते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो इंशाल्लाह राना साहब के साथ बैठ के। जी थैंक यू वेरी मच। मैं अब शुक्रिया का जिम्मेदारी तो आज कारी विबरमान जुबारी साहब की थी, लेकिन वो किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो उनकी गैर मौजूदगी में शहबाज सिद्दीक साहब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, आशिक अली साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं चंद अल्फाज के लिए शहबाज सिद्दीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों का शुक्रिया अदा करें और आज के इस वेबिनार को कंक्लूड कर सकें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेमिनार जो साहिवाल टैक्स बार और पाकिस्तान टैक्स बार ने जो ज्वाइंटली अरेंज किया, फरहान भाई ने बड़ा इंफॉर्मेटिव उस पे जो सेशन किया, इसमें अरेंज किया। हमारे उस्ताद मोहतरम राना मुनीर साहब साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार से, जो आप सदर मोहतरम माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। माशाल्लाह आप आज एक्टिव नज़र आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान लेवल से, जो जो हमारे साथ मौजूद हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब मौजूद नहीं थे तो उनको भी हम मिस कर रहे हैं। तो ये जो इसमें सिफारिशें जो की गई हैं इसमें कमेटी की बहुत अच्छी हैं। इसको क्योंकि डबल जेपर्टी जो है वो कहीं पे भी अलाउ नहीं है, उसको बड़ा सीरियसली जो टेकअप करने वाला ये इशू है, तो इसको ज़रूर जो अर्ली जो इसको देखा जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन एंड कारी ज़ुबैर जुबैरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो तमाम दोस्त मेरे साथ मौजूद थे मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा।